नमस्कार, ये है देश की बात। मैं हूं नगमा। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। झारखंड में कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बहुमत साबित करना है और इसलिए हैदराबाद भेजे गए हैं जेएमएम और कांग्रेस के विधायक, जो कि अब वापस रांची आ रहे हैं। बहुमत साबित करने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है और ये बड़ा सवाल है कि क्या चंपाई सोरेन से जादुई आंकड़ा हासिल हो पाएगा। पहले उन्होंने पूरी काउंटिंग करवाई थी, लेकिन उसके बाद अब क्या सारे विधायक उनके साथ बने हुए हैं, ये सवाल उठ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हरिवंश शर्मा। अब हरिवंश, ये खबर आ रही है कि हैदराबाद से वापस लौट रहे हैं विधायक। आना होगा उन्हें अगर फ्लोर टेस्ट है तो, लेकिन इस बीच सबको साथ रखने की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो क्या इस समय संख्या बल साथ है और क्या चर्चाएं हैं? बिल्कुल नगमा जी, हैदराबाद से इनके सारे विधायक जेएमएम और कांग्रेस के वहां से उड़ गए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 7:30 बजे तक रांची एयरपोर्ट पे वो लोग आएंगे। यहाँ से उनको बस से रांची के जो सर्किट हाउस है वहां ले जाया जाएगा और वहीं इनको रखा जाएगा। अब क्या है कि अभी तक जो चर्चाएं हैं वो यही है कि सारे विधायक इनके एकजुट है, एक साथ है, एक मत के साथ कल जो 11 बजे से झारखंड विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें ये लोग शामिल होंगे और सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन बीच में थोड़ा अटकलों का बाजार तो सरगर्मी है वो थोड़ी तेज है, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम को अभी भी टूट का डर लग रहा है, विधायक टूटने का डर लग रहा है। और यही डर के वजह से इन लोगों ने जिस दिन 2 फरवरी को चंपाई सोरेन शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी दिन इन लोगों को हैदराबाद रवाना किया गया और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं किया गया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो डर है, कहीं ना कहीं इनको आशंका है टूटने का, जिसके वजह से ये सारा जो है खेल चल रहा है। अब यदि अभी प्रेजेंट बात करें तो जो सरकार के में शामिल गठबंधन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके हिसाब से सब एक साथ है और एक साथ पहुंच के सरकार के मत में वोट करेंगे और जीत हासिल करेंगे, जैसा उनका अनुमान है। तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो 41 है और पहले भी वीडियो बनाकर जारी किया गया था जब राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे चंपाई सोरेन। तो ये सारे उनके साथ अभी भी मौजूद हैं। इन लोगों ने कितने लोगों के साथ का तब दावा किया था और ये डर जो है कि कहीं विधायक टूटे ना, वो क्यों खड़ा हो रहा है? इन लोगों ने टोटल 47 विधायकों का जो है समर्थन पत्र लेके राजभवन पहुंचे थे और राजभवन 43 लोगों का इन्होंने समर्थन लिया था, वीडियो बनाया था कि इनके साथ में इतने सारे लोग हैं। 41 जो है वो आंकड़ा है जो चाहिए इन्हें। जब उन्हें फ्लोर टेस्ट करना है तो शक्ति परीक्षण में कल 41 का वो जादुई आंकड़ा जो होना चाहिए चंपाई सोरेन के साथ। इस समय लाइन कट गई है हरिवंश की। हरिवंश ये बता रहे हैं कि वापस लौट रहे हैं तमाम विधायक, लेकिन इस बीच ये अटकलों का बाजार भी गर्म है कि क्या ये विधायक सब साथ रहेंगे। इन्हें हैदराबाद भेजा गया था हॉर्स ट्रेडिंग के डर से। अब ये तमाम जेएमएम कांग्रेस के विधायक लौट रहे हैं क्योंकि कल शक्ति परीक्षण होने वाला है नई जेएमएम की नई सरकार का। और अब बात केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल, क्राइम ब्रांच के नोटिस और ईडी की शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि हमारे खिलाफ कितने भी षड्यंत्र कर लें, हम नहीं झुकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ तो हम छोड़ देंगे, लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। आखिर हमने कौन सा गलत काम किया है? स्कूल, अस्पताल और सड़कें ही तो बना रहे हैं। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन। उनका क्या कसूर है? ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में।
क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? दिल्ली में कहीं भी हम लोग स्कूलों का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने पहुंच जाते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने पहुंच जाते हैं। हम कहीं अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो पवित्र दिन है, 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है, 10,000 बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो रहा है। आज तो कम से कम ये गंदी राजनीति ना करो। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आपको इनके जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पे तो ये सब गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद क्राइम ब्रांच ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को भी नोटिस दे दिया है। आतिशी को क्राइम ब्रांच ने कल तक जवाब देने को कहा है। आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची, लेकिन आतिशी अपने घर पर नहीं मिली। आतिशी के स्टाफ नोटिस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस आतिशी को ही नोटिस देना चाहती थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच टीम आतिशी के घर नोटिस देने दोबारा पहुंची। ये नोटिस आप विधायकों को खरीदने के आरोपों के मामले में दी गई है। इसी मामले में कल केजरीवाल के स्टाफ को नोटिस देकर क्राइम ब्रांच ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। पुलिस ने पूछा है कि किन विधायकों को कितने और किसने पैसे का ऑफर दिया। अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आप के साथ विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? पहले कहते थे कि इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करवाएंगे। आज वो इस्तीफा देने की बात तो दूर हो गई, जांच में सहयोग भी देने को तैयार नहीं है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के घर से बाहर निकल रही है और टीम ने आतिशी के स्टाफ को नोटिस सर्व कर दिया है, यानी कि नोटिस दे दिया है और 3 दिन के अंदर आतिशी को जवाब देना है। ये क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा हैं जो यहाँ पर आतिशी घर के अंदर आए थे और अंदर जाकर जो आतिशी का स्टाफ है उसको नोटिस सर्व कर दिया गया है, यानी कि अब 3 दिन के अंदर आतिशी को इस पूरे मामले में जवाब देना है। क्राइम ब्रांच की टीम अब आतिशी के घर से निकल गई है और मथुरा रोड पर ये AB-17 जो आतिशी का सरकारी आवास है वहां पर टीम आई थी। सुबह 10 बजे टीम यहां पर पहुंची थी और इसके बाद टीम ने काफ़ी देर तक आतिशी के स्टाफ का वेट किया, आतिशी का वेट किया। हालांकि आतिशी यहां पर नहीं पहुंची, लेकिन उनके स्टाफ को नोटिस सर्व कर दिया गया है। आतिशी ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने का ऑफर कर रही है और ये भी कहा था कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिसको जल्दी ही वो जारी करेंगी। इसके बाद जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिलकर इस बात की शिकायत की और कहा कि वो इस मामले में जांच कराएं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। हालांकि अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया है और उनसे भी कहा गया है कि उनके पास इस मामले में जो सबूत हैं वो सबूत क्राइम ब्रांच को सौंपें। साथ में उन विधायकों के नाम बताएं जिनको पैसे ऑफर किए गए हैं, जिन लोगों ने पैसे ऑफर किए हैं उनके नाम बताएं। और अरविंद केजरीवाल को शनिवार को क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया था और 5 फरवरी को उनको जवाब देना है। अब जो क्राइम ब्रांच है उसने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को भी नोटिस जारी कर दिया है, उनके स्टाफ को नोटिस सौंप दिया है और फिलहाल 3 दिन के अंदर इनको भी जवाब देना है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र सिवाल मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में काम करता था। आरोप के मुताबिक सत्येंद्र सिवाल को पैसों का लालच दिया गया और उसने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से गोपनीय दस्तावेज निकालकर आईएसआई को देने का काम किया है। किस तरह का उसका व्यवहार था? बहुत अच्छा लड़का है। अपना पढ़ाई और साला कभी किसी से गांव में कोई लड़ाई झगड़ा फराद कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पता है उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया? अजी हमें कुछ नहीं पता, वो तो ड्यूटी पे है, कई महीने से आया भी नहीं घर। छुट्टी नहीं आया वो? लास्ट टाइम छुट्टी कब आया था? बस अब पहली तारीख 28 तारीख को आया। उसकी मासी की लड़की की शादी थी। अच्छा, जो गाँव में वो छुट्टी आते थे तो कैसा व्यवहार रहता था उनका? सही, बहुत अच्छा। कौन कौन है उनके घर में? उसकी मम्मी है, पापा है, एक भाई है, 2 बहनें हैं। उनकी शादी हो गई। अच्छा, इसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। तो आपको इसके बारे में कुछ पता चला अभी तक? नहीं जी। पुलिस आई थी यहाँ पर? आई थी। क्या कहा पुलिस ने आपको? उन्होंने बताया कि ऐसा है। उन्होंने बस यही पूछा कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा। अच्छा, ये जो सत्येंद्र नाम का लड़का कैसा था, उसका व्यवहार किस तरीके का? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या जानकारी मिली है आपको? यही जानकारी मिली है, हमारे लड़के में कोई फी नहीं है। अच्छा, हाँ। उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है, ये पता पड़ पाया आपको? अच्छा, ये कितने दिनों में छुट्टी आता था? कितने? यही इस लड़के को तो सारी जाते ही हो गई। हम भी बोलते थे मंगाया ना, अब वो वहीं रह जा रहेगा। घर में कौन कौन है इनके? 2 बहन है और एक भैया है, एक भाई। बहन अपना घर की है। शादी हो गई? हाँ। पिछले कितने सालों से वहाँ नौकरी कर रहा था लगभग? लड़के को तो दिक्कत 4-5 साल तक। आपके पड़ोस का जो ये सत्येंद्र लड़का था, किस तरह का इसका व्यवहार था? कैसा था गांव में जब आता था? भैया यू सिर्फ राम राम से फालतू बात नहीं करता किसी से। ये पढ़ाई लड़का तो ठीक है, पता नहीं क्या कभी भी बात नहीं करी ना अब तक है। वहाँ सारे बार ठीक गया है पर राम राम से फालतू बात नहीं है। सही है। कौन कौन है इनके घर में? कितने लोग हैं? 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, दोनों आदमी। तो शादी हो गई थी इसकी सत्येंद्र की? नहीं। इस आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जो विदेश मंत्रालय जो है वो इस गिरफ्तारी से वाकिफ़ है, उसके पास इस बात की जानकारी है और विदेश मंत्रालय जो है वो जांच एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है। 2021 से ये शख्स जो है वो भारतीय दूतावास मॉस्को में तैनात था और वहीं से वो जो गोपनीय सूचना है वो पाकिस्तान आईएसआई को वो दे रहा था। इस तरह के आरोप उस पर लगाए गए हैं और सेना की जो खुफिया सूचना है उसके आधार पर एटीएस ने उसे मेरठ के घर से हापुड़ के घर से उठाया और उसके बाद उससे पूछताछ हुई। उसने सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर हैं वो नहीं दिए, जो सवाल उससे पूछे गए और बाद में उसने ये कबूला भी कि वो पैसे की लालच में इस तरह के काम को अंजाम देने लगा था। जो सूचनाएं उसने दी वो भारतीय दूतावास से जुड़ी हुई हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं और जो भारतीय सैन्य इंस्टीट्यूट है उससे भी जुड़ी हुई हैं। इस तरह के आरोप उस पर लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है एक संवेदनशील मामला है ये और इसमें गहन जो पड़ताल है वो की जा रही है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये भी बताया गया है कि ये शख्स जो है वो छुट्टी पर यहाँ आया हुआ था और इसी बीच में इस तरह की खुफिया जानकारी जो है वो साझा की गई एटीएस के साथ और उसके बाद ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और ब्रेक में जाने के पहले आपको बता दें कि आज रात 9:30 बजे देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वित्त मंत्री का। बजट पर वित्त मंत्री का पहला इंटरव्यू एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की सियासत में काफी उबाल है। हंगामा मचा हुआ है कि मराठा आरक्षण का जो मामला है वो बार बार उठ रहा है और छगन भुजबल लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान उनको मंत्री पद से हटाने की बात भी कही गई है। अब एनसीपी नेता छगन भुजबल ने दावा किया है कि वो 16 नवंबर को ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफे के बाद ही 17 नवंबर को ओबीसी यलगार रैली को संबोधित किया था। भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है और भुजबल ने कहा है कि विपक्ष के कई नेता, यहां तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं विपक्ष सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को अंबड में आयोजित ओबीसी
एलगार रैली से पहले मैंने 16 नवंबर को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और फिर उस कार्यक्रम में शामिल होने गया था। सत्रह नोव्हेंबरला ह्या ओबीसी एल्गारची पहिली रॅली झाली अंबडला, बरोबर? 17 नोव्हेंबर पहिली रॅली अंबडला झाली आणि ऐका, 16 नोव्हेंबरला मी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला। छगन भुजबल जी जो बात आजकल बोल रहे हैं, उनके मुंह से जो बातें निकल रही है, लोग कहते हैं कि फडणवीस जी उनके मुंह से बोल रहे हैं, तो उनका इस्तीफा कैसा मंजूर होगा? लेकिन हमारी ये भूमिका हमेशा रही है, कैबिनेट में अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भूमिका लेता है तो उसको कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त करना चाहिए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद से 16 नवंबर को इस्तीफा दिया था। ये खुद जानकारी कल जब अहमदनगर में एक ओबीसी एल्गार परिषद को संबोधित करते हुए छगन भुजबल ने ये नया खुलासा कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। अगर वाकई में एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो मंत्री पद से छगन भुजबल को हटाते तो राज्य में एक ऐसा मैसेज जा सकता है कि एक मराठा मुख्यमंत्री ने ओबीसी मंत्री को जो है वो मंत्री परिषद से बाहर कर दिया, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए यहाँ पर एक कठिन समय इसे कहा जा सकता है। जबकि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी की जो लड़ाई है वो राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण स्तर पर जो है वो देखने को मिल रही है, और लोकसभा के चुनाव आने वाले, और ऐसे में अगर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ओबीसी वर्सेस मराठा की तरफ ज्यादा ताना जाता है तो सरकार के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छगन भुजबल के इस बयान के बाद से जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं ना कहीं घेरता हुआ दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार की ये सोची समझी राजनीति है। एक तरफ मराठा वोटों को इकट्ठा करने के लिए एकनाथ शिंदे जो राज्य के प्रमुख है वो मराठाओं को अपने साथ अपने पाले में लेने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज इसे अपने हाथ से छटक ना जाए, इसलिए छगन भुजबल या बीजेपी जैसे जो नेता है वो कहीं ना कहीं ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे छगन भुजबल को अब अपनी कैबिनेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब से छगन भुजबल मराठाओं के खिलाफ बात करने लगे तब से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विधायक है, शिवसेना पार्टी के विधायक है, वे भी ये मांग करते रहे कि छगन भुजबल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे, लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल से एकनाथ शिंदे ने हटा देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर क्या फैसला लेते हैं इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए छगन भुजबल का यह बयान जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल भरा साबित हो सकता है। तो छगन भुजबल जो हैं वो फडणवीस की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कहना संजय राउत का, और छगन भुजबल मंत्री पद से कह रहे हैं इस्तीफा दे चुके हैं। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उठापटक मची हुई है एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर। एक ब्रेक ले रहे हैं, आपको बता दें एक बार फिर से कि रात के 9:30 बजे देखिए एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया का इंटरव्यू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ। बजट पर वित्त मंत्री का ये पहला इंटरव्यू। इंडिया गठबंधन में एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा उठ खड़ता है। ताज़ा विवाद है अखिलेश यादव के बयान का। आज अखिलेश यादव ने से न्याय यात्रा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि हमें कई बड़े आयोजनों में आमंत्रित नहीं किया जाता, तो हम खुद निमंत्रण कैसे मांगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कहा था कि कांग्रेस की यात्रा बंगाल में आई और हमें प्रशासन से पता चला। आखिर कांग्रेस में किस बात का अहंकार है? आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। नहीं
पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेने इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। 16 फरवरी को दोपहर को यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है और इस बर्फबारी से वहां पे काफी राहत है क्योंकि इस बार बर्फबारी कम हुई और बर्फबारी में देर हो रही थी। अब रात के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश अभी जारी रहेगी। भारी बर्फबारी की वजह से दक्षिणी कश्मीर में और ज्यादा बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे हैं। जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी और रामबन जिले में काफ़ी भारी बर्फबारी होने की खबर है। 33 घंटे बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर से ट्रैफिक सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाली मुगल रोड अभी भी बंद है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। कठुआ ज़िले में भी बारिश के आसार हैं। ये भी आपको बता दें कि इस दफ़ा कश्मीर में ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी बहुत कम हुई थी और इस वजह से वहाँ पे परेशानी थी क्योंकि बर्फबारी वहाँ पर ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग की, जहाँ पे लोग स्की के लिए जाते हैं। स्कीइंग रिजॉर्ट है गुलमर्ग में, रोपवे है, तो वहाँ पे भी बर्फबारी काफ़ी हुई है। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में काफ़ी ताज़ा बर्फबारी के बाद सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो रुक गया और सड़कों पर जमी बर्फ़ को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बर्फ़ यहाँ पर अब अच्छी गिरी है और जो सैलानी यहाँ इसके लिए आते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। श्रीनगर में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है और सड़कों पर बर्फ़ गिरी हुई है। इस बर्फबारी का इंतज़ार था लोगों का। यहाँ पर तापमान जो है कम इतना नहीं हुआ था जितना कि होना चाहिए। अब जब बर्फ़ गिर रही है तो वहाँ की जो खेती है और जो जनजीवन है उसके लिए ये ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं। जैसे सड़क और फुटपाथ पे जगह जगह गाड़ियों पर बर्फ़ की मोटी परत जमी हुई है। पेड़ के पत्तों तक बर्फ़ की परत जमी है और सड़कों पर जमी बर्फ़ को हटाने की कोशिश भी चल रही है। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, कश्मीर के राजौरी की। यहाँ भी चारों तरफ बर्फ़ गिरने के बाद से नज़ारा बदल गया है और सफ़ेद चादर में ढकी हुई हर तरफ तस्वीरें आ रही हैं। मोटी मोटी परतें हैं बर्फ़ की। कोटरंगा बुढ़ाल इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर और कश्मीर के सभी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कल शाम से ही बर्फबारी शुरू हुई। 3 दिनों में यह दूसरा स्पेल है बर्फबारी का। पहले श्रीनगर में कुछ खास बर्फबारी नहीं हुई थी, पहली अच्छी बर्फबारी है जो कल से जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पे तमाम जो फ़्लाइट्स थी रद्द कर दी गई है क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो रनवे भी है वो भी बर्फ़ में अभी बर्फ़ पे है। कोई फ़्लाइट आज वहाँ टेक ऑफ कर सकी नहीं, लैंड कर सकी। लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वो बिल्कुल अभी ट्रैफ़िक के लिए खुली है ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट के मुताबिक, लेकिन वन साइडेड ट्रैफ़िक है और लोगों को कहा गया है कि एहतियात से गाड़ी चलाएं क्योंकि रोड स्लिपरी है और हर जगह वही है। और जितने भी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है उनको भी खुला रखा गया है क्योंकि रात देर गई से ही जो बर्फ़ उठाने वाली मशीनों को उनको लगा दिया गया काम पे। गुलमर्ग में जो काफ़ी बर्फबारी हो रही है वहाँ भी हम देख रहे हैं कि मशीनों के ज़रिए किस तरह से बर्फ़ हटाई जा रही है। और ख़ास तौर पे इस बर्फ़ के लिए लोग दुआएं मांग रहे थे कि बर्फ़ कब हो जाएगी क्योंकि जो ड्राई स्पेल था, सूखा पड़ा था,
उसने काफ़ी चैलेंज खड़ा कर दिए कि यहाँ की पानी की किल्लतें होंगी, ज़मीन काश्तकारी पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ पीने के पानी पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो बर्फ़ है ये पहाड़ों पे वाटर टावर बन जाते हैं और यहाँ के दरिया रिवर सिस्टम को फीड करती हैं। इस सूखे की वजह से जहलम की जो वाटर लेवल थी सबसे नीचे गिरी थी और लोगों को खदशा था कि अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन कुदरत करिश्मा की अब अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई, स्कीइंग सीज़न भी शुरू हो चुका है। खेलो इंडिया गेम्स जो 21 फरवरी से भी वो भी शुरू हो रही हैं, तो एक तरफ से कुदरत की एक ब्लेसिंग है। और अच्छी बात यह भी है कि बिजली में कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं हुआ पावर सप्लाई में, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी होती थी तो लाइनें कट जाती थी। इस वक्त कोई बड़ा रिपोर्ट नहीं है पावर ब्रेकडाउन का। अभी भी श्रीनगर की बात मैं करूं, यहाँ पावर सप्लाई अभी भी चल रही है। जहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी हो सकता है वहाँ बिजली पे काफ़ी असर पड़ा हो, लेकिन क्योंकि बिजली का ऐसा मामला कि जब बर्फ़बारी हो तो उसमें आपको अगर चाहे तो बिजली चाहिए, तो उसी वक्त यहाँ गड़बड़ होती थी, लेकिन इस वक्त कुछ अच्छा है। और दूसरी बात है कि रोड्स को भी क्लियर कर दिया गया है इन जगहों पे। तो कुल मिला के कुछ डिस्ट्रप्शंस होती हैं जो बर्फ़बारी से जो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जो खुशी यहाँ के लोगों में है, इतने देर बाद बर्फ़बारी हुई, पर्यटक इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकता है, स्कीइंग सीज़न शुरू हो रहा है, तो उससे काफ़ी यहाँ लोगों में खुशी है, पर्यटकों में खुशी है। क्योंकि जो पर्यटक यहाँ आते थे बड़े मायूस होकर जाते थे। कश्मीर में आप विंटर को आ जाएं फिर बर्फ़ में देखें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि विंटर में बर्फ़ के बगैर कश्मीर का तस्वुर भी करना शायद कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा हुआ था कि जनवरी महीने तक भी कोई बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन बिल आखिर बर्फ़बारी कल से अच्छी खासी बर्फ़बारी पूरी कश्मीर घाटी में हो रही है। तो बर्फबारी जो कश्मीर घाटी में हो रही है उससे खुशी है, इसका इंतजार था। बर्फबारी वहां पे ज़रूरी है। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बर्फ़ गिर रही है और वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, पर यह बर्फ़ कुछ देर से आई है लेकिन ज़रूरी है इन इलाकों के लिए। बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना जाना वहां पर काफ़ी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के कई हिस्सों में फिर से बर्फ गिरी है। इससे पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर बर्फ गिर रही है। अब कुछ देर से ही सही, लेकिन बर्फबारी की शुरुआत हुई है कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक। और अब आप देखेंगे उत्तराखंड की तस्वीर। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी जारी है। इससे तापमान में काफ़ी कमी आई है। ये है चमोली का दृश्य जहां पर पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ गिरी हुई है और इससे तापमान में काफ़ी कमी आई है। बल्कि इसके आसपास के इलाकों में, कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश भी हुई है और इसकी वजह से मौसम एक बार फिर से बदला है। तो अभी देश की बात में इतना ही। आपको बता दें 9:30 बजे रात में देखिए विशेष इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ। बजट पे वित्त मंत्री का ये पहला इंटरव्यू है। देखिए आज रात 9:30 बजे।